आपने कल लास्ट में पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, वहां तक तो कंप्लीट हो गया ना भाई। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन हमने नाम लिखे थे। तो अब उनको हम देखते हैं क्या मामला है। तो हेडिंग डालिए श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं तो जैसे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे ही लगेगा कि नहीं लगेगा। और मैंने आपको बताया था हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो यदि हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है तो मैं इस प्रकार से बना दूं, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध सहित सेल, दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध सहित सेल, तीसरे का आंतरिक प्रतिरोध सहित सेल, इस प्रकार ये हमने बना दिया। और ये हमारे पास किसी बाह्य प्रतिरोध से धारा का प्रवाह हो जाएगा, करंट का प्रवाह हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है भाई, इसका विद्युत वाहक बल E है तो इसका भी क्या है E, इसका विद्युत वाहक बल भी क्या है E, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है तो सेम ही वोल्ट सेल है तो सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा R R R ही आएगा। क्यों रहेगा बराबर, लेड एसिड के श्रेणी क्रम में तो लेड एसिड ही जोड़ सकते हो, निकल कैडमियम के श्रेणी क्रम में निकल कैडमियम, निकल आयरन के श्रेणी क्रम में निकल आयरन, तो समान प्रकार के सेलों को जोड़ रहे तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा बराबर, और विद्युत वाहक बल भी क्या होगा बराबर। अब मैं आपको इसका सूत्र याद करना होता है लेकिन रटना नहीं होता है, सूत्र को बिना रटे समझते हैं होता क्या है। आपको क्या ज्ञात करना, कुल धारा ज्ञात क्या करना है भाई, कुल धारा कितनी है। आप बताओ कि इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है, तो आप कहेंगे भाई धारा होती है वोल्टेज बटा प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित धारा आई का मान क्या आएगा वोल्टेज बटा प्रतिरोध। तो यहां पर मैं ये कहूंगा भाई कुल विभव कितना है और कुल प्रतिरोध कितना है, सही बात है, कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध। टोटल वोल्टेज में टोटल प्रतिरोध का भाग दे दूंगा तो प्रवाहित धारा आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। और मैं इसमें कह दूं श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या है n, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या कितनी है भाई n, यानी एक सेल है तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया भाई E, दो सेल है तो E और E क्या हो गया 2E, तीन सेल है तो E और E कितना 3E, चार सेल है तो 4E, और n सेल है तो क्या आ जाएगा NE। तो बताओ वोल्टेज में तो कोई चक्कर है क्या, अरे भाई मैं एक ही सेल जोड़ता 2 वोल्ट का तो आप कहते 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट के 2 सेल जोड़ता तो 4, 2 वोल्ट के 3 सेल जोड़ता तो 6, 2 वोल्ट के 5 सेल जोड़ता कितना वोल्ट होता 10, तो 2 वोल्ट के n सेल जोड़ता तो आप कहते भाई 2n, तो यानी मेरे E वोल्ट के n सेल क्या हो गया NE। शंकर आया समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा क्या आया इसमें, n आया E आया भाई, थोड़ा थोड़ा कुछ है ही नहीं ना, यहां तो आया या नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब है हमारे पास कुल प्रतिरोध, अगला क्या है हमारे पास प्रतिरोध, हमारे पास इसमें 2 प्रकार के हैं, एक है आंतरिक और एक है बाह्य, एक आंतरिक है एक है बाह्य। बाह्य प्रतिरोध का मान तो कितना दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध तू बता, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r, एक सेल होता तो r, 2 होता तो r और r 2r, 3 होता तो 3r, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है और सेलों की संख्या कितनी है n, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा nr। तो बताइए धारा क्या बनेगा, कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये समझा दिया गया है, सूत्र रटने की खास आवश्यकता है नहीं, लॉजिकली क्लियर हो गया है। टोटल वोल्टेज में टोटल प्रतिरोध का भाग दोगे तो क्या आ जाएगी धारा,
और श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होगा, जुड़ेगा। श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध ही क्या होगा, जुड़ेगा। बाह्य प्रतिरोध अलग से आर पड़ा, ये लिख दिया हमने आर। क्लियर हो गया, नोट कर लो फिर। हो गया, चलो। तो श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या कितनी है, एन। और श्रेणी क्रम में एन है तो विद्युत वाहक बल एन ई, आंतरिक प्रतिरोध एन आर, बाह्य प्रतिरोध आर। ये आगे हमारे पास प्रवाहित धारा। और एक हम दे देते हैं छोटा सा आपको सवाल। क्वेश्चन ये है, प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 10 सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम है, तो 3.5 ओम के लोड से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। करो भाई, है आइडिया नहीं है, क्यों तुक्का लगाऊं मैं। बाकी मैं आपको इतना कह दूं, आपका उत्तर गलत है।
हाँ, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ध्यान से सुनना। 2.5 और 3.5 को जोड़ने पे 6 होते हैं। यही गड़बड़ हुई होगी, हाँ तो यही होती है इधर तो। अब देखो, कईयों को लगेगा मुझे सूत्र आता है तो कर दूंगा। मैं तो आपको कहता हूं बिना सूत्र आप बेसिक लॉजिक लगाओ तो भी क्या आएगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, धारा। और धारा बराबर टोटल वोल्टेज करोगे कि नहीं करोगे। टोटल वोल्टेज आप मुझे बताओ कि एक सेल का कितना वोल्ट है, 1.5। टोटल सेल कितने हैं, 10। तो बताओ टोटल वोल्टेज कितना होगा, 1.5 गुणा 10। ये तो सही बात है। और बटा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध आपके पास क्या है, दो प्रकार के। दो कौन से हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। और आंतरिक प्रतिरोध ये कहता है कि एक सेल का 0.25 है, श्रेणी क्रम में है, 10 सेल है, तो बताओ 2.5 होगा कि नहीं होगा। और बाह्य प्रतिरोध तो इसने दे ही रखा कितना, 3.5। और सेल प्रतिरोध तो जोड़ दो, 2.5 प्लस 3.5 बराबर क्या होगा, 15/6 बराबर क्या आया, 2.5 एम्पियर। और चाहे तो ये सूत्र लगाता है, आई बराबर एन ई बराबर एन आर प्लस आर। हो गया भाई। हमारे मैसेज को जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्या करें हम। एक और मैसेज करो। मेजरमेंट से आगे क्लास नहीं है ना, ये आगे तो है। किधर नहीं है, क्या नहीं है, फिजिक्स। हाँ फिजिक्स बड़ा अलग है मामला, टेक्निकल में आओ तुम इधर। क्यों भाई, टेक्निकल पढ़ा देते हैं अभी। रेडी। चलो भाई, अब देखते हैं अगला मामला। अगला मामला है कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को ध्यान से समझ लेना। समांतर यानी कि पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का तात्पर्य भी आपको क्लियर हो ही जाता है कि आप सेल का यह आंतरिक प्रतिरोध है, यह सेल का वोल्टेज है। और मैं यहां पर यह लिख दूं, समांतर पथ की संख्या। समांतर पथ कितने हैं, एन लिख दो या एम लिख दो, मैं एम लिख देता हूं। श्रेणी क्रम में एन लिख दिया तो यहां क्या लिख दो, एम। अब बताइए, लोड में से प्रवाहित धारा का मान बताओ। बताओ भाई धारा का मान, आई। आई बराबर ये होगा कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध। अब ये सूत्र तो मैं दूंगा नहीं आपको, आप खुद ढूंढो, करो कोशिश। जी जी।
हो गया, फिर लिख लिया। देखो, कुल विभव को लेकर तो कोई तनाव है नहीं, क्योंकि यहां E है तो यहां E और समांतर में वोल्टेज बराबर रहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, E। है कि नहीं है? मामला यदि कुल प्रतिरोध को लेके है तो यह भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध कितने प्रकार के, दो। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। बाह्य प्रतिरोध का मान तो निश्चित है, क्या है भाई, R। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है, एक है तो R, दो है पैरेलल में तो R बटा दो, तीन है तो R बटा तीन, चार है तो R बटा चार, और M पात है तो क्या हो जाएगा, R बटा M। ये बात पता चली कि नहीं चली शंकर, बता है? समांतर में जितने भी बैटरियां लगा वोल्टेज तो वही रहना है, कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, नियत। 20-20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, 20/2। 20-20 ओम के चार जोड़ूंगा तो 20/4। 20-20 ओम के 6 जोड़ूंगा तो 20/6, और 20-20 ओम के एम जोड़ूंगा तो 20/m। तो ये हमारे पास है R मान के M प्रतिरोध श्रेणी क्रम है, तो क्या आएगा, R/m। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आया भाई, तो आप कहेंगे ये आएगा R/m प्लस क्या हो गया, R। एक्चुअल में सूत्र यही है। अब इसको क्या है कि सरल करने के लिए और किया कि M से ऊपर नीचे कर दो गुणा। M से ऊपर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ME। इसको M से गुणा करोगे तो M से M कट जाएगा, क्या आएगा, R। और इसको M से गुणा करोगे तो MR। तो ये सेम ही तो बात है, ये और ये सेम ही बात है, केवल इसको ऊपर और नीचे किसे गुणा किया, M से, बस। अच्छा, कल एक एलपी की डेट भी फेक आ गई थी, 3 अक्टूबर से, है? वो किसी कैंडिडेट के मैसेज भेजा हुआ दिखा रहा है। कैंडिडेट के मैसेज तो मैं तुम्हें भेज दूं,
यही लिख के, इसमें न तो फॉन्ट साइज का लफड़ा है न कोई और लफड़ा है, भेजा किसने ये भी उसने बताया नहीं, केवल उतना से स्क्रीनशॉट दे दिया, ये लो डेट। तो कोई लेना ना कोई देना है। डेट आएगी तो आपको सीटी वीटी बहुत बाद में बताई जाएगी, सबसे पहले बताई जाएगी आपकी परीक्षा कब से होगी, ये कैंडिडेट को नहीं बताया जाएगा, नोटिस आएगा। उसके बाद में आपके पास एक एसएमएस आएगा जो परीक्षा से 10 दिन पहले है, वो पर्सनल मैसेज आता है कि आपको सीटी ये है और एडमिट कार्ड है जो आगे दिन में आ जाएगा। सीटी पहले बता देते हैं टाइम पे, 10 दिन बता देते हैं, 10 दिन पहले सीटी बता देते हैं कि सीटी तू शहर देख ले, तेरा पेपर जयपुर में है जोधपुर में, तू देख लेना, इतना तारीख को है, व्यवस्था कर लेना तेरे कैसे जाना कैसे नहीं जाना, कैसा है कौन सा सेंटर पे, तो इसका के वो बता देंगे हम आपको, 2-3 दिन पहले बता देंगे, उस समय बता देते हैं। मामला यही है, यही तो है। कल एक राजस्थान वालों के पशु परिचर का सिलेबस चेंज हो गया, तो क्या है उन्होंने कहा सिलेबस में कुछ नहीं बदला है, खास थोड़ा बहुत बदला है, एक्चुअल में सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा क्या हुआ। राजस्थान ज्योग्राफी पहले ही पढ़ रहे थे, पढ़नी है। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पहले ही पढ़ रहे थे, पढ़नी है। साइंस पहले ज्यादा पढ़ रहे थे, कम पढ़नी है। मैथ पहले ज्यादा पढ़ रहे थे, कम पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़ रहे थे लेकिन पता नहीं है क्या पढ़ना, उनको बता दिया ये पढ़ना है, राष्ट्रीय और राज्य दोनों पढ़ना है। इंडिया का जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना क्योंकि सिलेबस में है नहीं। और पशुपालन में बहुत सारा अड़ंगा नहीं पढ़ना, उन्होंने सिलेबस कर दिया छोटा। अब भाग ए और बे भी नहीं है, पहले बे भाग 45, ए भाग 105, उन्होंने कहा हटाओ, 1 से 6 तक खंड है, अब 20 नंबर का भी दे, 40 का दे, उसकी मर्जी है। इतना आलोक राज ने कहा मेरी मर्जी रखूंगा पीछे है, मतलब पेपर के अंदर भाग आता 2, लेकिन अब एक में आगे भाग वाग का लफड़ा मेट दिया, मिक्स आ गया है। सीटी की वैधता भी 4 साल की कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो करनी भी चाहिए। अब यार कोई जैसे मान लो कोई एग्जाम है ना, बंदा बार बार कि तू क्या कर रहा था, कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद एग्जाम हुआ, एक आध कोई एग्जाम हुआ, वापस का अब क्या कर रहा, वापस सीटी कर रहा हूं, उसने कहा ये लपड़ा बैठो, ये कायदे की बात है ना कि तूने सीटी क्लियर कर लिया, 3-4 साल तक रहेगी, अब तुझे पटवार करना, एलडीसी करना, उसकी तैयारी कर तू। जिसने क्लियर कर लिया, जिसकी पिछली बार सीटी पास नहीं हुई वो सीटी कर लो, जिसकी सीटी पास होगी वो आगे एग्जाम की तैयारी करो। नंबर तो वैसे भी नहीं जुड़ते, उसके 40% लाने होते हैं, पास होते हैं, कट ऑफ तो कुछ होती नहीं, बात खत्म हो गई। पीछे थी, पीछे 15 गुना था, अब उन्होंने 15 गुना का लपड़ा मेट दिया, जो 40% लाएगा वो सीटी सब क्वालिफाई। तुझे अब की बार ला चाहे अगली बार ला, पिछली बार वाले नहीं, पिछली बार रात गई बात गई, अब यहां से देखो तुम, पिछली बार करनी क्या। नहीं आपको क्यों देंगे, इधर आपको इलेक्ट्रिशियन की मिली कि नहीं मिली, लेके और दे दो सबको इलेक्ट्रिशियन वाले हैं। किसका पूरा ही है, तेरा क्या अधूरा है, वो मैथ वाले को पूछना भाई, मैं मुझे क्या पता कितना दिन लगेंगे हैं। अरे मैथ का हो जाएगा ना तो तुम्हारा वैसे कोई सिलेबस मेरे कारण को अटके हुए नहीं हो। मैं आपको बात बताऊं, मैं ना डंके की चोट पर आपको ट्रेड पास कराता हूं। ये तो मैं ट्रेड वैसे पढ़ा रहा हूं, तो इसरो बाहर चाहे किसी की एग्जाम दो, बाकी मैंने इतनी सी बुकलेट निकाली ना, जिसने भी इलेक्ट्रिशियन ठीक ठाक पढ़ी है वो इसको देख लेना, इतनी सी छोटी सी बुकलेट के अंदर पूरा पूरा मैटर आया हुआ है। तो मैं जिस दिन मेरा सिलेबस का मुझे पता है, मैं इसमें यूट्यूब पे चला ही इसलिए था कि पहली बार मैंने कहा 35% नंबर, इससे बाहर कुछ नहीं, एलपी का और सारे सवाल पढ़े उसमें, तो मैं तो लास्ट के समय 1000 सवाल करा के भी पास करा देता हूं। 35% पास कराने के लिए कोई भारी काम नहीं है, भारी काम होता है 70% लाना, 80% लाना, 60%, 35% कहां भारी काम होता है, 35% भारी काम नहीं है। आप बिल्कुल कोई एग्जाम में बहुत ही 10 दिन पढ़ के जाओगे तो भी 25-30% लाते ही हो। टेक्निकल में 35% थोड़ा सा भारी इसलिए होता है क्योंकि बिल्कुल नहीं देखा हुआ होता है,
तो थोड़ा सा माथा बोड़ी करके सारे नाम सुनाने पड़ते हैं। ऐसा करंट होता है, वोल्टेज होता है, धारा होती है, प्रतिरोध है, ऐसा है, ओम मीटर है, गैल्वेनोमीटर, नाम ही तो नहीं सुने हुए हैं। वो कहेगा थोड़ा सा हल्का हल्का आइडिया तो दो, तो आइडिया देना है। नहीं, ये रियल बात है, क्योंकि आईटीआई करे में नाम ही तो नहीं सुने हुए, आइडिया कहां से लाए? थोड़ा बहुत आइडिया तो लगे, आइडिया लगने बाद ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे वाले में कोई खतरा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, एलपी के एग्जाम पास करने हैं, सीबीटी 1 के नंबर अच्छे लो, मैथ आपकी फिर अच्छी रहेगी, रीजनिंग आपकी सीबीटी 2 में भी आएगी वही सेम की सेम, और इसके अलावा सब कुछ हम है। पार्ट 1 भी हमारा है, बी भी हमारा ही है, बाकी मास्टर सब फ्री है कि नहीं? ए भी तो मैं ही पढ़ूंगा, बी भी तो मैं ही पढ़ूंगा, बाकी बचा उसके बाद साइको एग्जाम मैं ही कराता हूं, तो लास्ट तक मैं ही हूं एलपी में। खतरा सीबीटी 1 में नहीं होना चाहिए, 2 होता नहीं है। 2 तो जितने भी बच्चे पास होंगे, आईटीआई के बच्चे पास होंगे, एलपी के अंदर आईटीआई वाले जितने भी पास हो रहे हैं, उसमें आप कैलकुलेट कर लेना 70 से 80% इलेक्ट्रीशियन वाले हैं। जब चाहो जहां चाहो हाथ खड़े करवा लेना। 70 से 80% कौन से होते हैं? इलेक्ट्रीशियन वाले। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा कंपटीशन टेक्नीशियन में भी इसी चीज का है कि इलेक्ट्रीशियन वाले ही तो पढ़ रहे हैं ज्यादा। आप कोई भी क्लास जाओगे, वेल्डर वाला हाथ खड़ा करो 3 मिलेंगे। पद इलेक्ट्रीशियन जितने आए हुए हैं, कैंडिडेट कितने? 3। इलेक्ट्रीशियन भरा पड़ा है कि नहीं? तो क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में 80% आईटीआई करने वालों ने की इलेक्ट्रीशियन में, इसलिए पास होने वाले 80% है इलेक्ट्रीशियन वाले। पहले डीजल ठीक ठाक चलती थी, आजकल डीजल का क्रेज चला गया। पहले डीजल इसलिए चलती थी, रोडवेज में भर्ती आती, लोगों की भर्ती आती, दोनों आती थी। अब रोडवेज ने तो 10 साल से भर्ती निकाली नहीं, 13 साल हो गए ना, तो वो तो हो गए साइड में। नहीं तो डीजल वाले तो डीजल में इसीलिए करते थे, रोडवेज भी है उधर भी है, दोनों मामले थे, तो मामला तो बंद हो गया, इसलिए डीजल का हो गया फ्लॉप। फीटर में गिने चुने लोग होते हैं, हमेशा गिनती के होते हैं, बाकी तो कोई भी ट्रेड हो छोटी मोटी है। सर हर जगह, हर आईटीआई कॉलेज में भरी हुई सीटें केवल किसकी मिलेगी? बस। और अब की बार जैसे ही ये एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके तुरंत अगली साल सबसे ज्यादा सीटें भरी हुई मिलती है वेल्डर की, उसके बाद वापस भूल जाते हैं। 2018 का रिजल्ट 19 में आया, 19 में सब ने दौड़ के एडमिशन लिया वेल्डर में, वेल्डर की सीटें भर दी। गवर्नमेंट में थी, प्राइवेट वालों के पास तो वेल्डर है नहीं ज्यादा, प्राइवेट कॉलेज वाले तो वेल्डर की ली नहीं ना सीटें, सीटें होती नहीं है, गवर्नमेंट थी भर दी। क्यों भरी? क्योंकि वेल्डर में तो सीटें खाली रही, इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ गई, आगे से ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, वेल्डर में एडमिशन ले लो, यही तो मामला है। ऐसा है तो ऐसा तनाव ना मत ले। दूसरा है तो टेंशन लेके मत घुमा कर, टेंशन वैसे भी बड़ी होती नहीं है, तो भले कितने लेके घूम, उसे कोई नहीं फर्क पड़े। लाए नहीं, यहाँ लाएंगे क्यों, हम लगाते ही नहीं उसका पशु ऑफलाइन पे। क्या बात करते हो? कल मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो पढ़ोगे तो बाद में घने टाइम में, तो इसलिए कोई खतरा नहीं है। तो तू एक तो टेंशन मत रहा कर। हाँ, मैथ क्या है? हाँ तो 2 घंटे कर लो, शाम को और पढ़ लो, और कम पढ़ रहा तो किसी और बेच में बैठ के पढ़ लो, टेंशन में मत रहो।
मैं मजाक नहीं कर रहा। भाई ज्यादा सीरियस रहने, ऐसे रहने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के प्रति सीरियस होना चाहिए, आदमी को सीरियस नहीं होना चाहिए। आ- आप उसको गलत लाइन में लगे हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ज्यादा तनाव से कोई काम नहीं होना है। कहाँ रह गया, क्या कहाँ रह गया? पि- पिछली बार सीबीटी वन नहीं निकला, तो पिछली बार जो तूने पढ़ा और अब की बार पढ़ा, कुछ अंतर दिख रहा है? वैसे ही है तो पास हो जाएगा, फिर टेंशन क्यों ले रहा है? फिर टेंशन क्यों ले रहा है? अंतर है तो पास हो जाएगा। आपके देखो भाई, मुझे तो एक्चुअल में पता है नहीं आप में से कौन कौन पहले पढ़े हुए नहीं है। मैं तो कहता हूं चाहे कोई भी पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, पहले पढ़ाओ, अपने कॉपियां वापस खोल के देख लेना, आपके पास दुगुना तिगुना मैटर है। भले ही पुराना पढ़ा हुआ है, वो खोल के चेक कर लेना, मन का वहम कभी भी निकाल लेना, और चाहे जिस सब्जेक्ट में निकाल लेना, है कि नहीं है? एलबी के लिए ट्रेड ट्रेड माथा फोड़ी नहीं है। ये ट्रेड इसलिए आप ढंग से पढ़ो, चलती फिरती कहीं पर ऐसा है कि इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हो, टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी उनके टीजी 2 आई जाए, बिहार वालों के बीएसपीएसएल आई गई है, उनकी आई हुई है, मध्य प्रदेश वालों के एमपीटीयू आई हुई है। तो ये इलेक्ट्रिशियन इसलिए हम पढ़ते हैं, तो पूरी डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ कई बार पढ़ते पढ़ते बीच में नेवी ट्रेड्समैन आ जाती है, तो कई बार नेवी ट्रेड्समैन वाले इलेक्ट्रिशियन देते हैं सिलेबस, कई बार नॉन टेक देते हैं। अब की बार शायद नॉन टेक ही थे, तो इस प्रकार आ जाती है। कई बार जैसे बीच में चलता चलता एक बार बार का सीटें आ गई थी 250-300, तो पढ़े हुए के काम आता है, ढंग से पढ़े हुए, इसलिए पढ़ते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन किसे कहते हैं? देखो ये हमारे पास होता है। अब इसमें प्रवाहित धारा आई ज्ञात करनी है, तो दो प्रकार से हैं। मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा, शॉर्ट में भी दिखा दूंगा। यदि शॉर्ट में यदि मैं चीजें दिखाऊं आपको, या कैलकुलेशन दिखा देते, कैलकुलेशन में दिखाऊं तो बताओ, ये ई ई ई है, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या n है, तो बताइए टोटल क्या हो जाएगा? एन ई। यहां पर वोल्टेज एन ई है, यहां पर भी एन ई है, तो यहां पर भी क्या आएगा? एन ई। ठीक है, अब बताओ, ये आर 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 3 आर है, और इसी प्रकार एक होता तो 4 आर, एक आगे और होता तो 5 आर। तो यदि एन पाथ है तो आप क्या कहेंगे? एन आर। अब एक बात ध्यान से देखो, इधर प्रतिरोध कितना आया? एन आर। इधर प्रतिरोध कितना आया? एन आर। और दो यदि समांतर क्रम है तो एन आर बटा 2, 3 होगा तो एन आर बटा 3, 4 होगा तो एन आर बटा 4, और एम पाथ होगा तो एन आर बटा एम, प्लस क्या हो गया? आर। अब देखो एम से ऊपर नीचे कर लो गुणा, तो एन गुणा एम गुणा ई, और इसमें देखो एन आर प्लस एम आर, एम से ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन करके। कोई कहता मुझे याद नहीं होता है सूत्र, तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र क्या था? एन ई बटा एन आर प्लस आर, और समांतर क्रम वाला क्या था? एम ई बटा आर प्लस एम आर। अब तो ई के साथ यहां क्या है? एन, यहां क्या है? एम, तो दोनों ही आ गया।
यहां पर आर के साथ एन है, या कुछ नहीं है, केवल हमारे पास आर के साथ एन है, तो क्या है एन। इस आर के साथ केवल क्या है एम, तो क्या आ गया एम। वैसे ध्यान रख लो, मैंने कैलकुलेशन भी कर दी, वैसे ध्यान भी रख लो, लिख लो सूत्र। यह है समांतर का। परीक्षा में सूत्र पूछा गया समांतर का, श्रेणी का पूछा गया, न्यूमेरिकल सूत्र दोनों। मिश्रित का पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं, ध्यान रख लेना। श्रेणी और समांतर तो पूछ लिए हैं। हो गया। अगला हेडिंग क्या है सेल और बैटरी में। पहले किसके पढ़ा हुआ है, कोई तो होगा ना क्लास में जिसके पहले पढ़ा हुआ है। कोई नहीं है जिसके कॉपी में लिखा हुआ पहले से। कई बैठते थे पहले, लिखते तो नहीं थे। चले गए क्या, तू तू ही तो है। चलो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अपने हेडिंग नहीं छूट जाए कहीं है। नहीं, श्रेणी में आर 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 एन आर, आर 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 एन आर, समांतर क्रम में दो है तो एन आर बटा दो, तीन है तो एन आर बटा तीन, एम है तो एन आर बटा एम। 10-10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो बता कुल प्रतिरोध कितना है। करेक्ट आंसर कर तू। क्या नहीं, तूने सही बोला, मैं तू गलत नहीं है, तू है सही, लेकिन तू कर एक बार। इससे क्या होगा कि तेरे दोनों पता चल जाएगा कि भाई दोनों ही रास्ते सही है। तू जा रहा टेढ़ा मेढ़ा, मैं जा रहा हूं सीधा, तो तुझे थोड़ा पता चल जाना चाहिए बस। कर। 1/10 प्लस 1/10 किया तो कितना है 2/10। वापस क्या करेगा उल्टा, तो क्या है 10/2। उल्टा तो करता ही है ना, 1/RT बराबर है सूत्र तो। हो गया बस। नहीं, हेडिंग हेडिंग बोल दो। ओ ठीक है, हेडिंग बोल दिया करो, क्यों हेडिंग, हेडिंग वेडिंग क्या है कि हम थोड़े बहुत नहीं भूलते, हम पूरा गायब भी करते हैं उसको। हेडिंग ही भूल गए तो गायब हो गए ना पूरा मैटर ही। छोटा मोटा नहीं भूलेंगे हम, ये ध्यान रखना। क्या अब लिखना है, हेडिंग क्या थी। ठीक है, बैटरी की जो क्षमता है ना, इसका मापन किया जाता है एम्पियर घंटे में। या आप इसे क्या लिख दोगे, एम्पियर और। ठीक है, बैटरी की जो क्षमता है वो निर्भर करती है डिस्चार्ज की दर पर। है
पहले तो ये है, बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? डिस्चार्ज की तरफ। डिस्चार्ज ज्यादा हो रही तो क्षमता क्या है? कम। डिस्चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लेट हो रही है तो इसका मतलब क्षमता क्या है? ज्यादा। ठीक है। और बैटरी की क्षमता का मापन किस में होता है? एम्पियर घंटे में। अब हमारे पास ये क्षमता होती है दो प्रकार की, एक होती है सामान्य क्षमता, एक होती है पूर्ण क्षमता। कितने प्रकार से है भाई? दो। एक तो है हमारे पास सामान्य क्षमता, और दूसरा होता है पूर्ण क्षमता। सामान्य क्षमता किसे कहते हैं? सामान्य ये कहते हैं 90% डिस्चार्ज होना। बैटरी की पूर्ण क्षमता का 90% तक डिस्चार्ज होना, यहां किसी बैटरी के 90% डिस्चार्ज होने तक मापी गई क्षमता, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य। बैटरी की 90% तक लेड एसिड में कितना है? 1.8 वोल्ट। दो का 90% क्या होता है? 1.8। तो आप किताब में कई जगह 1.8 ही पढ़ते हैं। तो बैटरी की 90% तक निरावेशित होने पर मापी गई क्षमता। बैटरी द्वारा पूर्ण आवेशित से पूर्ण निरावेशित तक मापी गई क्षमता, ये हमारे पास पूर्ण क्षमता कहलाती है। हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट मामला। नेक्स्ट है कि बैटरी की जांच करने की विधियां देखते हैं। बैटरी को सॉरी, पहले बैटरी की चार्जिंग विधियां देख लेते हैं। लिखो बैटरी की चार्जिंग विधियां। चार्जिंग विधियां जो है उसमें पहला है स्थिर वोल्टेज विधि।
चार विधियां हैं हमारे पास। एक है स्थिर वोल्टेज विधि, दूसरी रहेगी हमारे पास स्थिर धारा विधि, और तीसरी है हमारे पास ट्रिकल चार्जिंग विधि। चौथी है हमारे पास रेक्टिफायर विधि, और आजकल प्रचलित हो गई पांचवी विधि भी बूस्टर चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग विधि। चलो अब इनमें से प्रत्येक के बारे में देखते हैं। स्थिर वोल्टेज विधि का मतलब है कि आप नियत वोल्टेज प्रदान करेंगे, और नियत वोल्टेज प्रदान करेंगे और एक से अधिक बैटरियों को एक साथ चार्ज करना तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। नियत विभव द्वारा चार्ज लिख दिया। एक से अधिक बैटरी है, समांतर क्रम संयोजन, और डायनमो द्वारा जो चार्ज होती है गाड़ियों में, वो कौन सी विधि से होती है? स्थिर वोल्टेज विधि द्वारा। अगला है हमारे पास स्थिर धारा विधि। इसमें प्रारंभ में बैटरी की पूर्ण क्षमता का कितना भाग दिया जाता है? 1/10वां भाग। प्रारंभ में बैटरी की क्षमता का 1/10वां भाग दिया जाता है। दूसरा, यहां पर एक से अधिक बैटरियों को चार्ज करना तो कौन से क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। और तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें हानि अधिक होती है। ट्रिकल चार्जिंग विधि किसे कहते हैं? प्रारंभ में बैटरी की क्षमता का 2 से 3% धारा प्रदान की जाती है, तो ये चार्ज करने में समय क्या लेती है? बहुत ज्यादा, लेकिन ये सेल्फ संतोष को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। क्षमता का 2 से 3% धारा प्रदान। क्षमता का कितना प्रदान है भाई? 2 से 3%। ठीक है। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट मामला है सेल्फ संतोष को दूर करने के लिए और तीसरा पॉइंट है इससे चार्ज करने में
अधिक समय लगता है। रेक्टिफायर विधि है, क्या होती है भाई? एसी को डीसी में बदल कर चार्ज। फास्ट चार्जिंग विधि क्या होती है? कम समय में उच्च धारा द्वारा चार्ज। ये हमारे पास बैटरी को चार्ज करने की 5 प्रकार की विधि है। बैटरी एसी लेती है, एसी देती है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में ये नहीं है, सिलेबस से बाहर है। बार बार कुछ नहीं होता है, बैटरी और सेल डीसी थ्योरी के साथ में भी पूछ लेते हैं। ये देखो बैटरी का सवाल ऐसा मामला है कि जो बेसिक्स का भाग है, आपको सीबीटी 1 होता है नॉर्मली, मान लो रेलवे का चाहे ग्रुप डी का, उसमें सवाल पूछ ले, बताओ बैटरी चार्ज करने की कौन सी विधि है, तो ये वहां पर भी हो सकता है। और तुम्हारा तो टेक्निकल है तो बिल्कुल पूछा जा ही सकता है। इस सवाल को बेसिक ही बना सकते हो आप। बताइए मोबाइल चार्ज करने की विधि कौन सी है? रेक्टिफायर विधि है। हम रेक्टिफायर के द्वारा चार्ज करते हैं, तो रेक्टिफायर विधि है। अब आप ये थोड़े सवाल टफ वेटअप कुछ नहीं है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में, ये क्या बदले एसी को डीसी में, तो बेसिक में भाग में आ जाता है। हो गया? चलो, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है चार्जिंग अवस्था जांच करने की विधियां। ठीक है भाई। बैटरी कितनी चार्ज, इसको अवस्था जांच करने की 3 एक विधियां हैं। पहली विधि है जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर। दूसरी होती है उच्च दर निरावेशन विधि, हाई रेट डिस्चार्जिंग। और तीसरी जो विधि है वो हमारे पास है वेंट प्लग या गैस डिस्चार्ज द्वारा। इसमें हमारे पास क्या होता है
कि आपेक्षिक घनत्व द्वारा जांच की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? आपेक्षिक घनत्व। जैसे आपने किसान टॉर्च देखी होगी जिसमें पानी भरते हैं, पीछे छल्ले होते हैं, यदि वो देखी है तो उसी का ये मेथड है। उसमें क्या होते हैं कि हमारे पास चार्जिंग की अवस्था होती है, जैसे जैसे चार्ज करोगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो छल्ले का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और छल्ले का घनत्व कम होगा तो छल्ला कहां चला जाएगा? ऊपर। जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर जाता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो क्या जाता है? नीचे। लकड़ी का घनत्व कम है, लोहे का ज्यादा। पानी में डालोगे लकड़ी कहां रहेगी? ऊपर। लोहा कहां रहेगा? नीचे। जिसका घनत्व ज्यादा वो कहां रहेगा? नीचे। जिसका घनत्व कम रहेगा वो कहां रहेगा? ऊपर। क्योंकि आप देखो, पूर्ण चार्ज कोई बैटरी है, पूरी चार्ज है, तो उसका आपेक्षिक घनत्व का मान जो होता है 1.25 से 1.28 तक होता है। और पूर्ण डिस्चार्ज है तो ये 1.18 से कम होता है। और बैटरी यदि अर्ध चार्ज है, आधी चार्ज है, आधी चार्ज है, तो 1.2 से 1.23 के बीच। अब देखो मेरी बात को समझो, बैटरी के पीछे छल्ला है। आप देखो, मान लो अपने उस बैटरी में कितने छल्ले होते हैं? 3 छल्ले होते हैं। और यहां क्या भरा रहता है? पानी। ठीक है। जब पूर्णतः डिस्चार्ज हो गए, मैंने 3 छल्ला डाला है, एक छल्ला डाला 1.25 का, एक छल्ला डाल दिया 1.22 का, और एक छल्ला डाल दिया एक छल्ला डाल दिया 1.25 का, एक छल्ला डाल दिया मान लो 1.2 का या 1.21 का, और एक डाल दिया 1.18 का। ठीक है। बैटरी पूरी डिस्चार्ज है, 1.18 का डाल दूं या 1.19 का डाल दूं, ऐसा कोई सा भी डाल दिया, ये डाल दिया। अब बैटरी पूरी डिस्चार्ज है तो उसका घनत्व क्या हो गया? 1.18। तो देखो, बैटरी पूरी डिस्चार्ज है तो इसका घनत्व 1.18। 1.18 इनमें सबसे कम है कि नहीं है? है। तो पानी कहां रहेगा? ऊपर। और छल्ले कहां रहेंगे? नीचे। ठीक है। जैसे बैटरी को आपने चार्ज किया, मान लो बैटरी चार्ज होके उसका घनत्व हो गया 1.2। घनत्व कितना हो गया? 1.2। तो पानी का घनत्व कितना है? 1.2। और इस छल्ले का घनत्व कितना है? 1.19। तो छल्ले का घनत्व क्या है? कम है। तो ये छल्ला कहां चला जाएगा? ऊपर। लेकिन बाकी दोनों छल्लों का घनत्व अभी भी पानी से क्या है? ज्यादा। तो 2 छल्ले कहां है? नीचे। अब थोड़ी देर में आपने देखा कि बैटरी का चार्ज होने पर घनत्व 1.22 हो गया। अब तो दूसरा छल्ला भी कहां चला गया? ऊपर। जब पूरी चार्ज हो जाएगी तो तीसरा छल्ला भी कहां चला गया? तीनों छल्ले ऊपर चले गए, हम कहेंगे फुल चार्ज। तीनों नीचे आ गए, पूरी डिस्चार्ज। तो ये, जबकि ये छल्लों का घनत्व कभी भी बदलता नहीं है, ये अंदर का पानी का घनत्व चेंज हो रहा है, जिसके कारण ऐसा मामला हो रहा है। क्लियर? तो ये होता है आपेक्षिक घनत्व द्वारा। दूसरा, हाई रेट डिस्चार्ज विधि। इसमें क्या होता है? वोल्ट मीटर विधि द्वारा काम लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? वोल्ट मीटर द्वारा। अब बैटरी का जो टर्मिनल है ना, 2, एक ये रहा टर्मिनल, एक ये रहा टर्मिनल। यहां वोल्ट मीटर आपने लगा दिया और एक टर्मिनल को यहां जोड़ा, एक को यहां जोड़ा, और यहां क्या लगा दिया? प्रतिरोध। जितनी देर तक धारा बहेगी उतनी देर तक ये क्या होगा भाई? वोल्टेज तो बताएगा लेकिन डिस्चार्ज होगा। जैसे मैं जाऊं उसको कहूंगा चेक करना गाड़ी में हवा कितनी है, वो जितनी देर चेक करेगा हवा निकलेगी। जितनी देर चेक करेगा उतनी देर हवा निकलेगी। तो वही मामला ये है कि जितनी देर तक चेक करेगा डिस्चार्ज होगा। तो इसको फटाफट से डिस्चार्जिंग चेक करनी होती है। ये कौन सा? उच्च दर निरावेशन विधि। सेम लॉजिक वैसे ही होता है जैसे गाड़ी का या साइकिल का। आपके तो बताओ ना कितनी हवा कितनी है, वो चेक करेगा तो हवा क्या होगी? निकलेगी। वही मामला है, यही हाई रेट डिस्चार्ज है। तीसरा, वेंट प्लग द्वारा गैस डिस्चार्ज होता है। वेंट प्लग से गैस डिस्चार्ज। और जितनी ज्यादा गैस बाहर निकलेगी हम कहेंगे ज्यादा चार्ज है। गैस ठीक ठाक निकलेगी तो ठीक ठाक चार्ज है, गैस बाहर निकल ही नहीं रही तो हम कहेंगे डिस्चार्ज है। बस ये वेंट प्लग। और माप आप तो बताता है नहीं,
माप आप तो यही बताता है, एक बता देता वोल्टेज और एक बता देता आपेक्षिक घनत्व है। हैं? पूर्ण चार्ज वाली कौन सी? पूर्ण डिस्चार्ज, अर्ध चार्ज, पूर्ण चार्ज, यही तो सवाल है। बताइए कि 1 पॉइंट पूरी डिस्चार्ज कब है? जब घनत्व 1.18 से कम है। हाँ, ये मत बनाना, तो बना के ये तो समझाने के लिए भाई। हो गया भाई? चलो भाई, अब और क्या बाकी उसमें? वो तो दक्षता में क्या लिखा है, समता ही तो है। समता और दक्षता तो लगभग सेम ही होती है। अच्छा, वो सूत्र वाला सूत्र रह गया भाई। बैटरी की दक्षता होती है आउटपुट बटा इनपुट गुणा 100। और क्या होता है उसमें? और कुछ सूत्र में कुछ होता थोड़ी अलग से? क्या पूर्ण आवेशित में लगा समय ये तो नहीं है? अच्छा ठीक है, ये है तो यही। अब इसमें क्या है कि दो प्रकार की दक्षता होती है ना, वो मैं भूल गया था, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, अभी आ गया याद। दो प्रकार की दक्षता होती है, एक तो होती है एम्पियर आवर, एक होती है वाट आवर। एम्पियर आवर दक्षता हमेशा वाट आवर से क्या होती है? ज्यादा। एम्पियर आवर दक्षता लगभग कितना परसेंट होती है? 90%। और ये हमारे पास क्या होती है भाई? 70 से 80%। ये 80 से 90% है, ये ऐसा कुछ है। तो ये हमारे पास क्या होती है? ज्यादा, और ये हमारे पास दक्षता होती है कम। अब यदि मान लो मैं एम्पियर दक्षता ज्ञात करता हूं, तो ये होगा डिस्चार्ज, धारा इंटू डिस्चार्ज का समय। आउटपुट तो क्या होता है? डिस्चार्ज। और इनपुट क्या होता है? चार्ज। इनटू क्या होता है भाई? 100। और वाट आवर दक्षता निकालूंगा तो वाट क्या हो जाएगा भाई? वीडी इंटू आईडी इंटू एच डी। डी का मतलब क्या है? डिस्चार्ज।
और सी का मतलब चार्ज, आई मतलब धारा, एच मतलब समय, घंटे, कितने घंटे, एम्पियर घंटे थे। वीसी गुणा आई सी गुणा एच सी इंटू कितना परसेंट होता है, 100। अब ये हो गया। अब एक इसमें थोड़ा सा बाकी है जो अलग अलग सेल का ना, हाँ वो हम देख लेंगे, बाकी हमने पूरा कर लिया है। और क्या अलग अलग सेल का भी क्या दिखा दो ना, क्या है, इतना ही है, पूरा ही हो गया। चलो अपने ने हो गया पूरा। एक सवाल आया हुआ है उसमें लिखा हुआ था, ये मिल गया, याद आ गया। चार्जिंग दर को सी रेट कहते हैं भाई। चार्जिंग दर को क्या बोला जाता है, चार्जिंग रेट। चार्जिंग रेट क्या कहलाती है, सी रेट। कल हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, मैग्नेट। मैग्नेट पढ़ेंगे पूरा। मैग्नेट तो सीबीटी वन में भी अच्छा पूछ लेते हैं, हम पूरा पढ़ लेंगे ए टू जेड पूरा मैग्नेट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप डी में। ठीक।